पहले मैं ये समझाता हूँ, एक कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर में। एक स्लैब है एंड एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। ये HC11 भी दिया हुआ है और ये रेज गया, यहाँ पे रिफ्रैक्ट होगा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। कहीं यहाँ बनेगा इमेज फॉर द फर्स्ट रिफ्रैक्शन, फिर यहाँ से गया तो इट विल बेंड, सॉरी यहाँ पे टुवर्ड्स नॉर्मल था, यहाँ पे अवे फ्रॉम द नॉर्मल और बढ़ा दिया। सो दिस इज I2 और एक रेज ऐसे गया, नॉर्मली इंसिडेंट हुआ, नॉर्मली निकल गया। सो इफ यू आर व्यूइंग फ्रॉम दिस साइड, सो यहां से अगर देख रहे हो तो तुम्हें O नहीं दिखेगा, तुम्हें I2 दिखेगा, I1 भी नहीं दिखेगा। तो ये कितना शिफ्ट हुआ है, लेट्स दिस इज T, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू। तो जो शिफ्ट है बच्चों वो आता है T इंटू 1 माइनस 1/μ। मैंने प्रूव भी किया था, इतना शिफ्ट होता है। और ये डिस्टेंस शिफ्ट जो है ये x0 से इंडिपेंडेंट है। और मैंने इससे पहले एक एग्जांपल लिया था जिसमें कहा था कि ये x0 का एक एयर स्लैब मान लो, तो एयर स्लैब तो शिफ्ट कराएगा नहीं, इसलिए ये शिफ्ट में रोल प्ले नहीं करता है। ऋषभ क्लियर? यस सर। ये क्लियर है। अब बताना, हाँ। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है और जब रेज ग्लास स्लैब से पास हुआ तो इस साइड के लिए, इस ऑब्जर्वर के लिए लग रहा है कि ये I2 से आ रहा है, मतलब ये टुवर्ड्स ग्लास स्लैब शिफ्ट हो गया। अब मैं बता रहा हूँ कि सपोज एक रेज को मैंने ऐसे सेंड किया, ऐसे सेंड किया, दिस वाज गोइंग टू कन्वर्ज एट पॉइंट I2, बट ग्लास स्लैब ने क्या करेगा, ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, दिस विल रीच टू O फ्रॉम लॉ ऑफ रिवर्सिबिलिटी। जाना था I2 पे, जाएगा O पे, दिस विल शिफ्ट अवे फ्रॉम बाय दिस डिस्टेंस, है ना? क्लियर है कॉन्सेप्ट? यस सर। ठीक है। तो अब क्या है, हमने एक सवाल लिया था, सर ये वाला नहीं, कर्व्ड वाला नहीं, प्लेन मिरर वाला। अच्छा सॉरी, मैं तो मुझे लगा कि मैं ये वाला समझाया था, मुझे ये लगा। तो ये अच्छा, इसमें किसी को डाउट नहीं है ना? ये डिस्टेंस मैंने कुछ दिया था शायद 62 या 42 डिस्टेंस। 42,000। तो इसमें डाउट नहीं है? नहीं नहीं, इसमें नहीं। अच्छा, तो कौन सा था? सर ग्लास स्लैब का जो सेकंड सरफेस है ओके वही ओके, मिरर समझ के गया समझ जैसा गया काम समझ कर गया रहा था। समझ गया समझ गया। ठीक है यार, ओके, वो तो आसान था। मैंने कहा था कि एक थिक प्लेन मिरर ले लो, थिक प्लेन मिरर, और यहाँ पे फाइनल इमेज कहाँ बनेगा? तो इसमें रे डायग्राम में दिक्कत है या फाइनल रिजल्ट बताया था उसमें दिक्कत है? क्या करूं इसमें बताओ? रे डायग्राम समझा था सर, फाइनल हम्म, रिजल्ट एक बार फिर से। देखो फाइनल रिजल्ट मैंने शॉर्टकट से बता दिया था। इफ यू वांट कि मतलब बेसिक से करें, देखो मैं बेसिक से भी कर देता हूँ, उसमें मैं शॉर्टकट बताया था। सपोज ये डिस्टेंस है x0, ये डिस्टेंस है लेट्स t। तो मैं डिस्कस करता हूं कि इसको कहां से आते दिखेगा। तो देखो ये ज्यादा दिखेगा, x0 से ज्यादा, सो ये डिस्टेंस जो होने वाला है I1, ये होने वाला है x0 इंटू म्यू, इजंट इट?
या इसमें दिक्कत है? नहीं नहीं, ये समझ। अब इस मिरर के लिए, इस प्लेन सरफेस के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए, फॉर रिफ्लेक्शन, व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस? सारे बच्चे भी देखना, म्यू मैंने ऐसे नॉट नहीं एक्स बताया था उस म्यू। दिन। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज म्यू एक्स नॉट प्लस टी, इज इट करेक्ट? सो इट विल रिफ्लेक्ट फ्रॉम हियर, और ये प्लेन मिरर से कितना डिस्टेंस पीछे बनेगा? ये डिस्टेंस होने वाला है, लेट्स इसको कह देता हूं I2 म्यू एक्स नॉट प्लस टी। दिस इज बेसिक से मैं सॉल्व कर रहा हूं। अब सुनना, सेकेंड रिफ्रैक्शन की बात कर रहा हूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है। सेकेंड रिफ्रैक्शन, किसी का म्यूट नहीं है क्या? मतलब अनम्यूट है क्या किसी का? आवाज आ रही है। सेकेंड रिफ्रैक्शंस के लिए व्हाट इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, रियल डेप्थ? रियल डेप्थ बच्चों म्यू एक्स नॉट प्लस टी, अब प्लस टी, म्यू एक्स नॉट प्लस टी। एम आई राइट? इसके लिए, यहाँ के लिए, ये पॉइंट के लिए देखना, ये पॉइंट जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं। अब कहोगे सर यहां से रे जो होगा इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, दूर थोड़ा जाएगा, थोड़ा ज्यादा ही दूर दिखा दिया मैं। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, थोड़ा ज्यादा। इफ यू इंक्रीज दिस पॉइंट, ये कहीं यहां दिखेगा, दिस इज I3 फाइनल इमेज। सो इस सरफेस से कितना डिस्टेंस होगा? ये हो गया अपरेंट डेप्थ। कोई बता सकता है ये क्या होगा? कम हो जाएगा। सो म्यू एक्स नॉट प्लस 2t इतना डिवाइडेड बाय 1/μ हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपरेंट रियल वाला फॉर्मूला लगा दो, क्या हो जाएगा? एक्स नॉट प्लस म्यू नॉट, क्यों लिख दिया? म्यू एक्स नॉट है ये, है ना? टू टी बाई म्यू, ये बच्चों हो गया इमेज I3 का डिस्टेंस। तो O से डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आई होप कि मैंने पूरा बेसिक से कर दिया इसको सॉल्व। सो डिस्टेंस ऑफ I3 फ्रॉम O इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? एक्स नॉट अब प्लस ये डिस्टेंस जो ब्लू कलर से दिखा है I3 का, सो जाएगा 2x नॉट प्लस 2t बाई म्यू। ऋषभ क्लियर हुआ क्या? यस सर। वो मैं सेकंड रिफ्रैक्शन। तो ये रिकॉर्ड में नहीं आया, फिर से रिकॉर्ड में बोल ही देता हूं। फॉर दिस ऑब्जेक्ट, ये जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो यहां नहीं दिखेगा, थोड़ा आगे दिखेगा t बाई म्यू डिस्टेंस पे। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस का डिस्टेंस ऑब्जेक्ट से हो जाएगा x नॉट प्लस टी बाई म्यू। तो इमेज उस रिफ्लेक्टिंग सरफेस से उतना ही डिस्टेंस बिहाइंड बनेगा, तो O से इमेज का डिस्टेंस ट्वाइस होगा। सो दिस इज योर आंसर। HCV क्वेश्चन नंबर 15। बच्चों एक पोल है जो 1 मीटर हाई है,
and rays are incident at angle 45, sun rays. तो ये रेज चला जाएगा, बाकी रेज नहीं जा पाएगा पोल से। तो ये भी हो जाएगा बच्चों 50 सेंटीमीटर, बिकॉज इसके ऊपर 50 सेंटीमीटर और ये एंगल है 45 डिग्री। This is also 50 centimeter. Then rays will bend towards normal. तुम लोग भी साथ साथ डायग्राम ड्रॉ करो। It will bend towards normal, है ना, यहाँ पे आएगा। तो शैडो का लेंथ कौन सा कहलाएगा, यही ना, इसके अंदर नहीं जा रहा वाटर रेज। सम प्रकाश बताओ कि क्या हम ये सॉल्व कर पाएंगे। दिस इज 45, दिस इज लेट्स R, और ये है 0.56 आता है सर। H इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है ये, तो ये निकलेगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ सर, म्यू नहीं दिया। म्यू दिया हुआ है ना, 4/3 आई थिंक। म्यू नहीं दिया है क्या, दिया तो है वाटर का 1.33। सो म्यू इंटू साइन R, दैट इज इक्वल टू 1 इंटू साइन 45, 1/√2। 0.56 आता है सर साइन आर। साइन R 0.56 आता है, अगर कोई किसी ने निकाला है तो। बट मुझे साइन R के जगह पे tan R निकालना ज्यादा वो रहेगा। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली साइन R जो लिख लेता हूँ मैं 0.56 के जगह पे यहीं से लिख लेता हूँ 1/√2, और म्यू नीचे है, ठीक है, 4/3, सही है क्या, 3/4√2। बट मुझे निकालना है tan R। क्यों tan R चाहिए, बिकॉज मुझे ये डिस्टेंस चाहिए, लेट्स x। सो tan R विल बी 3 अपॉन, और दिस स्क्वायर h स्क्वायर माइनस दिस, तो 16 माइनस 2 32 माइनस 9 का रूट, दैट इज इक्वल टू 3 अपॉन 23 का रूट। कोई बहुत अच्छा वैल्यू तो नहीं आया। सो x इज इक्वल टू 3/√23 इंटू 50 सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ द शैडो, लेंथ ऑफ द शैडो कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर और प्लस 3/√23। यार ये तो सॉल्व करना पड़ेगा। देखो किसी का मैच किया क्या, या कोई कैलकुलेशन में मिस्टेक में किया हूं तो बताना। और सर वो जो पोल का हिस्सा अंडर वाटर है उस पर मतलब उसका कुछ इफेक्ट नहीं होगा क्या? नहीं होगा ना, बिकॉज ये जो है रेज जो है ये ऐसे गया, ऐसे आया, अगर यहाँ पे आया बेंड भी हुआ तो क्या फर्क पड़ता है, ये तो नहीं जाने देगा ना। कहा ना 50 सेंटीमीटर अंदर है, 50 सेंटीमीटर बाहर है, बेड पे तो है ये ओके टच। सर। क्लियर कॉन्सेप्ट। यस। अगर कोई पूछेगा तो यहाँ पे जा रहा है, तुम्हें क्या दिख रहा है, मुझे भी तो यहाँ से रेज, ये सब रेज बाहर नहीं निकली, यही रेज तो मुझे भी दिखेंगे बाहर। ठीक है, अप्रॉक्स आ रहा है सर। ठीक है, चलो तो HC वर्मा से आगे बढ़ते हैं। चलो अभी बच्चे अब ज्वाइन किए हैं कुछ। एंड
यहां से कोई देख रहा है, इसका व्यू जो है बड़ा ही नैरो है, जो इससे लाइट निकल रहा है ना, बस उसी से देख पा रहा है, मतलब जस्ट इसको, अभी एक कॉर्नर विजिबल है। सिर्फ कॉर्नर से जो रेज जा रहा है वो ऐसे स्मॉल होल से ऐसे पास हो रहा है, या जस्ट यहां से देख पा रहा है। हालांकि इसके ऊपर कुछ नहीं है दिया हुआ शायद इसी वर्मा में, लेकिन यहां से इधर से जो रेज जाएगा वो ये वॉल से टकरा जाएगा और आइज के पास नहीं पहुंचेगा। सो जस्ट एबल टू व्यू दिस कॉर्नर। सॉल्व करने के लिए तो ये सारे बच्चे सॉल्व करते हैं, बट क्यों ऐसा करते हैं वो ज्यादा अच्छे से नहीं समझते हैं। अब क्या किया, इसमें पानी भर दिया, सर्टेन लेवल तक पानी भर दिया। नाउ दिस मैन इज सीइंग दिस कॉइन। अब उसे ये कॉइन दिख रहा है, पहले नहीं दिख रहा था, पहले सिर्फ ये विजुअल था, इसके ऊपर की चीजें विजुअल थी जो मेरा पॉइंटर दिख रहा है, लेकिन इसके इधर की चीजें नहीं थी। अब इसको ये दिख रहा है, तो अगर इसको दिख रहा है मतलब यहां से जो रेज निकला होगा दैट इज सर्टेनली रीचिंग टू द पर्सन्स आई। और मैं एक रेज लिया हूं, वहां से रेज तो बहुत सारे निकल रहे होंगे, इधर से भी निकल रहे होंगे अलग अलग डायरेक्शन में। लेट्स कंसीडर दिस रेज जो इस पॉइंट पे इंसिडेंट हुआ। After reflection, this rays must goes in this direction. That's why he just able to view this. Are you getting my point, बच्चों? ये जो पहले जो लाइन ऑफ साइट था जहां पे ये वाटर के लेवल को इंटरसेक्ट कर रहा था, वहीं पे मैंने रेज इंसिडेंट कहा है। हालांकि इससे बहुत सारे रेज निकलते होंगे, जैसे एक रेज ऐसे लिया, ये भी रिफ्लेक्ट होके कहीं जा रहा होगा, बट ये जो रेड कलर से दिखा है दिस इज ऑफ इम्पोर्टेंस। मैं डायग्राम लग रहा उतना अच्छे से नहीं कर पाया। ये जो 4/3 ये x स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कैसे है, कैसे आया वो, बस बाकी तो। ये म्यू हो गया, म्यू दिया वाटर का दिया हुआ है 4/3, तो म्यू का वैल्यू पुट कर दिया। साइन आई क्या होता है, साइन आई इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर इज x, हाइपोटेनियस इज h स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का रूट, तो ये भी क्लियर। साइन r 45। ओके ओके सर। सर आंसर क्या था? आंसर एच वर्मा से देख लेना, मुझे भी ध्यान नहीं। आंसर मैं ठीक है देख करके बताता हूँ। आंसर इज क्वेश्चन नंबर 24। 22 भी होमवर्क में दिया था शायद। 24 का 26.7 सेंटीमीटर है। h का वैल्यू जो आता है 26.7 सेंटीमीटर, डेटा से निकाल लो जा। लेकिन ये कॉन्सेप्ट चेक करना है तो देखो आईआईटी का पूछा हुआ सवाल में ले रहा हूँ। ये सेम सवाल आया था सर मेंस में भी। कौन सा, ये अच्छी वर्मा वाला या हाँ यही जो अभी हमने डिस्कस किया, ये आया था सितंबर में 2020 के। तो ये तो बड़ा गड़बड़ है ना, ये सवाल कैसे आदमी सॉल्व करेगा। ये सवाल आईआईटी में पूछा हुआ है सवाल, कौन से साल मुझे ध्यान नहीं है। नेक्स्ट लिखो
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन TIR क्या होता है वो समझाता हूं मैं पहले। इंजीनियरिंग वालों को कुछ और सवाल करवाऊंगा इस पे। इनफैक्ट बच्चों ये अभी मैं ले रहा हूं डेंसर मीडियम और ये ले रहा हूं रेयरर मीडियम। Rays from denser medium goes to rarer medium, it will refract at greater angle। जैसे जैसे R बढ़ाते जाओगे ये एंगल बढ़ते जाएगा। एक पॉइंट पे आएगा कि R बढ़ते बढ़ते 90 हो गया, ऑलमोस्ट ग्रेजिंगली पास किया। अगर इससे थोड़ा सा भी आगे के एंगल पे अगर करोगे इंसिडेंट, थोड़ा सा भी आगे, तो क्या होगा, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो रिफ्रैक्ट जो होगा बच्चों, बस वो इतने रीजन से ही रिफ्लेक्ट करेगा। इस एंगल के बाद अगर इंसिडेंट होगा तो इसको बोलते हैं क्रिटिकल एंगल θc बोल रहा हूं मैं, कि यहां पे जिस समय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उससे बड़ा अगर θc पे हम उससे बड़ा एंगल पे अगर इंसिडेंट कराएंगे तो 90 से ज्यादा नहीं हो सकता है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, तो इट विल रिफ्लेक्ट। ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा एंड देन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन विल बी वैलिड। मतलब उसके बाद लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन लगेगा, रिफ्रैक्शन नहीं। तो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट सोर्स रख दिया है, सो लाइट रेज कौन कौन सा बाहर जाएगा वाटर से, तो ये सारे रेज बाहर जाएंगे, ये वाला जाएगा, इससे बाहर वाला नहीं जाएगा। So if theta angle of incidence is greater than θc, ray will reflect. Then law of reflections then it will reflect through concept of law of reflection. Now मुझे निकालना है कि θc है कितना। θc इज कॉल्ड क्रिटिकल एंगल। इससे कम एंगल पे इंसिडेंट होगा तो रेज रिफ्रैक्ट हो जाएगा, इससे ज्यादा एंगल पे रिफ्लेक्ट इंसिडेंट होगा, इट विल रिफ्लेक्ट। और इस पे होगा तो कहेंगे जस्ट ग्रेजिंगली 90 डिग्री पे रिफ्लेक्ट होगा। सो कैसे निकालें स्नेल्स लॉ से। ये हो गया सपोज μ1, दूसरे का ले रहा हूं μ2, और मैं कह रहा हूं कि μ1 डेंसर है, दैट मीन्स ग्रेटर है μ2 से। सो μ1 sin θc इज इक्वल टू μ2 sin r, जो कि ये हो जाएगा 90 डिग्री। sin θc इज इक्वल टू μ2 बाई μ1। μ2 बच्चों लेस है, इसलिए लेस देन 1 तो है। क्रिटिकल एंगल का कॉन्सेप्ट तभी होगा व्हेन रेज गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयरर। क्या इसमें किसी को दिक्कत? नो सर। मैं आगे बढ़ता हूं दूसरा। सर इसमें थीटा एंगल आपने किस एंगल को कंसीडर किया है? मैं फास्ट बोल दिया क्या? ये थीटा, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, इसी पे रेज जो है वो 90 डिग्री पे गया।
सर वहीं पे वो थीटा एंगल थीटा सी से इक्वल हो गया। हाँ, मतलब इसी को थीटा सी कह दिया। इसको थीटा सी तब बोलेंगे जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो हो गया 90 हो गया, ये हो गया 90 डिग्री। है ना? सो आगे बढ़ूं क्या इससे? हाँ सर बढ़िया। अभी जो हमने सवाल लिया, ऐसा सवाल रहेगा कि लेट्स ये म्यू वाटर है और ये म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इक्वल टू 1 है। लेट्स सपोज ये वाटर या सम लिक्विड है। बहुत ही सिंपल सा केस आता है, क्वेश्चन आता है कि एक पॉइंट सोर्स है h डेप्थ नीचे, दिस इज पॉइंट सोर्स। सारे बच्चे ये डायग्राम ड्रॉ करना। That means it is emitting light in all directions. ये जो लाइट बाहर जाएगा वो एक सर्कुलर रीजन से ही बाहर जाते हुए दिखेगा। इस सर्कुलर रीजन का व्हाट इज द रेडियस, है ना? तो मैं लिख रहा हूं कि लाइट रेज comes out from water surface, a liquid surface, through a circular region. Find radius of the circular region. ठीक है? कहोगे सर कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही सिंपल सा है। लेट्स दिस इज थीटा सी, यही हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों थीटा सी। मुझे पता है h साइन upon थीटा सी। root mu square minus 1। हाँ, साइन थीटा सी कितना हो जाएगा? म्यू 2 बाई म्यू 1 लिखा था, दैट इज इक्वल टू इस केस में 1 बाई म्यू हो जाएगा। बट मुझे आर निकालना है। आर बाई एच होता है कितना? डायग्राम से देखो तो ये आर बाई एच जो है वो tan थीटा सी है। साइन थीटा सी पता है, tan थीटा सी कैसे निकालेंगे? साइन से tan बनाना आता है, इसको मान लो परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेनस, ऐसे मान लो। तो क्या 1 अपॉन ये हाइपोटेनस है तो म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। सो आर इज इक्वल टू, सही लिखा क्या? h अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, मतलब 1 का रूट। सही लिखा क्या बच्चों? यस सर। अब एक चीज समझना, इस डायग्राम में बहुत कुछ छिपा है। सोचो कि यहाँ पे एक फिश है। फिश अच्छा बना नहीं। सो ये फिश अगर आउटसाइड वर्ल्ड को देख रहा है, बाहर की चीजों को देख रहा है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट को ये कैसे देखेगा? इस ऑब्जेक्ट से रेज जो निकला वो ऐसे आके इसके पास पहुंच रहा है रिफ्रैक्ट होके, तो दिख रहा है कि हाँ ये ऑब्जेक्ट है। हालांकि इसको दिख रहा होगा कहीं यहाँ पे है, यहाँ पे है ना। तो दिस फिश कैन सी द ऑब्जेक्ट हियर थ्रू दिस रेज। ऐसे कुछ रेज आएंगे।
कहीं भी ऑब्जेक्ट हो, मान लो इधर है, तो ये ऐसे आकर के रेज ऐसे रिफ्लेक्ट होके आ रहा है। अगर सोचो किसी ने एक इतना दूर में एक ब्लैक ओपेक डिस्क रख दिया इतने रेडियस का, मतलब इससे कोई रेज अंदर नहीं जाएगा। तो ऑब्जेक्ट अगर इधर कहीं भी है, ये रेज अगर इधर से जाएगा जो भी रेज, तो इसके पास नहीं पहुंचेगा। दिस फिश कैन सी द होल वर्ल्ड आउटसाइड द वाटर ओनली थ्रू दिस रीजन। और इसी पे हमने ओपेक बॉडी रख दिया, कोई रेज इससे पास होके इधर नहीं आ रहा है। दैट मीन्स नो रेज फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड विल रीच टू द फिश। फिश कांट सी एनीथिंग आउटसाइड वाटर। क्या ये समझ में आया? क्या मैं जल्दी जल्दी तो नहीं बोल दिया? अगर ये ओपेक डिस्क रख दिया तो फिश कैन नॉट सी एनीथिंग आउटसाइड दिस, एज वेल एज यू कैन नॉट एबल टू सी द फिश। कहीं पे किसी एंगल से तुम देख लो, नहीं देख पाओगे। राशि, क्लियर हुआ क्या ये कॉन्सेप्ट? यस सर। और अब जेई वालों के लिए जो थोड़ा सा उनको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट पता है, उनके लिए मेडिकल वाले भी देखेंगे। यहाँ पे जो अभी पॉइंट सोर्स है, इसका पावर सपोज पी है, पी एनर्जी इमिट कर रहा है। पी जो एनर्जी इमिट हो रहा है, दैट इज कुछ रे एनर्जी बाहर जा रहा है वाटर सरफेस से, कुछ एनर्जी वाटर सरफेस में ही रह रहा है। तो कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बाहर जा रहा है? ये सवाल भी शायद रिसेंटली किसी जेई मेन में आया है, कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी बाहर जा रहा है। ऋषभ पता है क्या, कैसे निकालते हैं इसको? सर वो पता है, जैसे 4 पाई में पूरा पावर डेसिपेट होगा और ये जो सॉलिड एंगल क्रिएट होगा रिंग सर्कल में उतना बाहर जाएगा। बस तो सॉलिड एंगल कैसे निकालते याद नहीं आ रहा है। हाँ, सॉलिड एंगल का देखो, अगर ये पॉइंट सोर्स है, ये कुछ बच्चों को नहीं समझ में आएगा, मेडिकल वाले तो इसका रिजल्ट भी याद कर लेना। देखो ये हर डायरेक्शंस में जो इमिट कर रहा है, सारे डायरेक्शन 3D में ये, तो ये पूरा एंगल बोलते हैं 4 पाई एस्टेरेडियन, शॉर्ट एंगल। तो बच्चों ये पी एनर्जी कितने एंगल में निकाल रहा है? 4 पाई एस्टेरेडियन में। और ये कोण बन रहा है, ये कोण जो है ना, ये शॉर्ट एंगल थीटा सी है ये। तो थीटा सी का ये कैसा कोण, कितना बड़ा कोण है ये कोनिकल रीजन। इसमें जो भी रेज गया वो बाहर निकल जाएगा, इसके बाहर जो भी रेज गया वो वापस आ जाएगा। तो हाउ मेनी रेज आर देयर इन दिस कोनिकल रीजन? इसी कोनिकल रीजन को बोलते हैं शॉर्ट एंगल। और इसका शॉर्ट एंगल मैं बताता हूं, 2 पाई 1 माइनस कॉस थीटा सी होता है। बच्चों 4 पाई एस्टेरेडियन में पावर है पी, तो यूनिट में हो जाएगा पी बाई 4 पाई। तो 2 पाई, ये इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो जरूर नोट डाउन कर लें, मेंस में आ सकता है, ये एडवांस में भी आ सकता है, और नीट में तो टफ पूछा तो आ जाएगा। मोस्टली नेक्स्ट वीक से बच्चों तुम दोनों का क्लास अलग हो जाएगा फिजिक्स में, तो कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक तो सिंपल सिंपल था दोनों के लिए। जेई वालों के लिए थोड़ा टफ पढ़ाना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा P इंटू
1 माइनस कॉस थीटा सी बाई 2, इतना एनर्जी बाहर जाएगा। समझा क्या? थीटा सी तो हमें निकालने आता है। हाँ सही है। अब एक बड़ा फेमस सवाल है, आगे बढ़ू क्या इससे? इसी कॉन्सेप्ट पे सवाल ऐसे पूछ देता है, अरे यार ये क्यों नहीं हुआ, कि एक केस में एच डेप्थ पे एक सोर्स रखा हुआ है और दूसरे केस में, दिस इज केस 1 और केस 2 में जो पॉइंट सोर्स है वो 2h डेप्थ पे है। दोनों का पावर P है। सो कितना एनर्जी बाहर जा रहा होगा, कितना फ्रैक्शंस बाहर जा रहा होगा वाटर सरफेस से? 1 में जाएगा बाहर, एनर्जी जो बाहर जा रहा है U1 फर्स्ट केस में, U2 सेकेंड केस में, तो कौन ग्रेटर है? एक सेकेंड रुक जाना। एज्यूम नो एब्जॉर्प्शन। यस, कोई कुछ पूछ रहा था। बच्चों अभी हम प्लेन सरफेस से रिफ्रैक्शन देख रहे थे, अब मैं देख रहा हूं कर्व्ड सरफेस के थ्रू रिफ्रैक्शन। दो मीडियम है, एक μ1 एंड दूसरा μ2, और जो सेपरेट करने वाला सरफेस है, इंटरफेस है, दैट इज कर्व्ड। एंड यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है सपोज ओ, एंड लेट्स कंसीडर ए रेज। और रे डायग्राम भी यहाँ पे समझना। अगर कोई रेज ऐसे कंसीडर किया एंड दिस इज सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, एंड इट इंसिडेंट एट दिस पॉइंट, ये हो जाएगा बच्चों एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये रिफ्रैक्ट करेगा डिपेंडिंग अपॉन कि μ2 छोटा है या बड़ा है। छोटा। अभी बताओ, मैंने जो ड्रॉ किया है उसके अकॉर्डिंगली किसी ने तो मेरा सवाल पहले ही समझ लिया। अगर मैंने ऐसे ड्रॉ किया तो बताओ μ2 क्या है, छोटा है या बड़ा है μ1 से? छोटा। क्यों ऐसा? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो रेयरर होगा मीडियम। अवे फ्रॉम द नॉर्मल है तो रेयरर होगा, दैट्स व्हाई। सो दिस विल बी द इमेज, दिस इज ऑब्जेक्ट, है ना बच्चों? इस सवाल में, इस टाइप के सवाल में हमें ये करना है कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस ये पोल से कुछ दिया हुआ है तो इमेज कहाँ बनेगा, कितना डिस्टेंस पे बनेगा, μ1 μ2 का कुछ रिलेशन रहेगा। सो डिपेंडिंग ऑन द μ1 μ2 रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, इमेज का पोजीशन निकालना है, सब में रिलेशन लिखना है। ठीक है? अगर मैं पूछूं कि μ2 अगर ग्रेटर होता μ1 से तो इमेज कैसा होता? दूसरे साइड पे होता है। वर्चुअल या रियल? रियल।
रियल इसमें कर रहा हूँ इफ mu2 is greater than mu1 नहीं mu2 is greater नहीं, हाँ greater than mu1 then what will be the position of image? कैन यू गेस, मुझे बता सकते हो कि किस रीजन में बनेगा? बिटवीन सी एंड पी। बहुत बढ़िया, किसने बताया? चैतन्य। क्या बात है चैतन्य, अरे आवाज नहीं पहचान में आ रही है चैतन्य। लॉकडाउन का असर। मुझे तो लग रहा है कि नींद आ रही है तुझे। नहीं सर, अभी आवाज ऐसा हो गया है। अच्छा चलो, तो बड़ा मतलब तो बड़ा अच्छा कर रहा है यार। चलो बहुत ही बढ़िया। कैन यू गेस कि क्यों ऐसा उसने बताया कि सी और किसके बीच में बताया तूने? सी और पी के बीच में? हाँ। पक्का एक बार सोच के और बता दे, मैं तो सुना नहीं था, मैं तो कॉन्फिडेंस देखा तुम्हारा। ओ और सी शायद। हाँ ये किसने बताई? अपूर्वा। अपूर्वा, बहुत बढ़िया अपूर्वा, अपूर्वा सही बताया। चैतन्य कॉन्फिडेंट था लेकिन थोड़ा सा जल्दीबाजी कर दिया। ये मेरा रे डायग्राम अच्छा नहीं हुआ, ये लाइन सीधे निकलता अगर कुछ भी मीडियम इक्वल होता तो, लेकिन अभी क्या हो गया, मैंने ग्रेटर बता दिया, ग्रेटर बता दिया तो ये टुवर्ड्स नॉर्मल शिफ्ट करेगा, तो इधर, तो ये थोड़ा इधर बनेगा, इधर। ठीक है, समझा क्या? वर्चुअल इमेज और इधर सबको समझ में आया क्या? जो position of the image will यस be सर। between O and C. See the ray diagram, visualize this. मैंने रे डायग्राम शुरुआत में पढ़ाया था, कैसे बेंड हो रहा है, कैसे ही हो रहा है। किसी को नहीं समझ में आया तो मैं फिर बोर्ड पे समझाऊंगा। और ये इमेज होगा वो वर्चुअल होगा। अब देखो ये आईआईटी का सवाल मैं कुछ भी नहीं पढ़ाया और सिंपली पूछ सकता हूँ, ये आईआईटी में सवाल हो सकता है कि इफ mu2 इज ग्रेटर देन mu1 पोजीशन ऑफ द इमेज क्या होगा, और इमेज कैसा होगा, तो कहोगे वर्चुअल। बट अगर मैं अभी बोल दूं कि इफ mu2 इज लेस देन mu1 तो इमेज कैसा होगा? इज इट वर्चुअल? certainly. Is it real? certainly. Or both can be possible? कुछ बच्चों की आवाज नहीं आ रही, कोई बोल तो रहा है बट आवाज नहीं पहुंच रही मेरे तक। ऋषभ ने कहा बोथ, बहुत बढ़िया ऋषभ, ऋषभ। देखो अभी यहां से देखना, मैं एक बार फिर से रे डायग्राम दूसरा ड्रॉ कर देता हूं। बहुत बढ़िया बताया कि हमने अभी दिया था ऐसा, दिस इज द ऑब्जेक्ट ओ, दिस इज सी। अब रेज इंसिडेंट हुआ यहाँ पे, डायग्राम अच्छा बन ही नहीं रहा।
अब ये डिपेंड करता है बच्चों की अवे जा रहा है तो वो कितना बेंड हुआ। थोड़ा सा अगर बेंड हुआ तो कहीं इमेज यहाँ बनेगा, थोड़ा और बेंड होगा इमेज थोड़ा और पीछे होगा। ये अगर ये पैरेलल हो गया तो इमेज विल बी एट इंफिनिटी, और उससे भी ज्यादा बेंड हुआ तो इमेज विल बी रियल। जितना ज्यादा म्यू2 जितना कम होते जाएगा, इमेज पहले इधर से शिफ्ट होते 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 इंफिनिटी और फिर इस तरफ के इंफिनिटी से पास आते जाएगा। क्या ये डायग्राम समझ में आया कि रे का बेंडिंग मैंने दिखाया? तो वर्चुअल सर। हो सकता है म्यू2 थोड़ा सा कम है तो वर्चुअल है, ज्यादा ही कम है तो रियल है, बहुत ज्यादा कम है तो ऑब्जेक्ट पोल के तरफ आते जाएगा। थोड़ा रे डायग्राम समझने की कोशिश करो। चलो एनीवे मैं तो अब फॉर्मूला बताता हूँ। कितना टाइम हो गया? ज्यादा टाइम हो गया क्या? 8:30। ठीक है, अभी तो ज्यादा टाइम नहीं हुआ। आज सिलेबस आगे नहीं बढ़ा और मैंने उसमें भी क्रिटिकल एंगल में भी ज्यादा सवाल नहीं किया। क्रिटिकल एंगल में डाउट सेशन ले लूंगा, सवाल करवा दूंगा उसमें। बस एक दो सवाल इस पे ले रहा हूं। इसमें फॉर्मूला डिराइव करूं या छोड़ दूं? सॉरी, जो फॉर्मूला है, अच्छा एक ऑब्जेक्ट अगर है और इमेज कहीं बन रहा है, मैंने जनरल डायग्राम नहीं ड्रॉ किया है, स्पेसिफिक ड्रॉ कर दिया है। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया u, यहाँ पे ये इमेज डिस्टेंस v, दिस इज रेडियस ऑफ कर्वेचर r, इसको पोल कहते हैं। बाकी सब सेम रहेगा, साइन कन्वेंशन सेम होगा, है ना। एंड फॉर्मूला μ2 बाई v, ये याद कर लो, मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला। रेज μ2 में जा रहा है, कहां से? μ1 से। μ2 बाई v माइनस μ1 बाई u, दैट इज इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई r। सो रे ऑप्टिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ये है, स्पेशली इंजीनियरिंग वालों के लिए। इसके आगे इस पे बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चंस में यही फॉर्मूला यूज में आएगा। किसी को मन कर रहा है कि इसको डिराइव कर दूं? नहीं सर। देख लेना, अच्छी प्रॉब्लम डेरिवेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है डेरिवेशन। एक्चुअली उसमें स्नेल्स लॉ यहाँ पे लगाते हैं, इसको अल्फा मान लो, इसको बीटा मान लो, इसको गामा मान लो कुछ, और देखना डेरिवेशन इज नॉट, चूंकि अल्फा बीटा गामा बहुत छोटा है तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लिखोगे और आ जाता है। बच्चों इसमें जो है ऑल द टर्म्स आर विद देयर साइन। सारे टर्म्स अपने साइन के साथ ही है यहाँ पे। दैट मीन्स जो क्वांटिटी नोन रहेगी तो उसको साइन के साथ पुट करना है। जैसे अगर इस सवाल में u का वैल्यू अगर सपोज 20 सेंटीमीटर है, लेट्स, तो यहाँ पे u पुट करेंगे -20, है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर सपोज 15 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे r पुट करेंगे -15, और v जो है अपने आप आ जाएगा, साइन के साथ आ जाएगा। मैं ये डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, मैं इससे आगे बढ़ता हूँ, इस पे क्वेश्चंस करता हूँ मैं। ये क्या हो गया, फिर से स्टॉप हो गया, मैं क्या कर दिया? और नहीं हुआ। So for observer 1 हमने
μ2 देखा 1 है, μ1 1.5 है, रेडियस ऑफ कर्वेचर -40 है, u -20 है, v निकालना है, फॉर्मूला में पुट कर दो, निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑब्जर्वर 2 के लिए, थोड़ा सा हिंट में देता हूं ऑब्जर्वर 2 के लिए, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 40 plus 20 60 60 और +60 या -60? minus 60 -60, बिकॉज अब जो रेज हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं वो इधर कर रहे हैं। अब जो हमारा पोल है वो ये हो गया, पहला वाला केस अलग था, ये P' लिख लेता हूं, ये पोल है और रेज ऐसे इंसिडेंट है। सारा डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे तो -60 अभी भी। और यू कैन गेस की इमेज कहां बनने वाला है, कैन यू गेस? इमेज का डिस्टेंस कैन यू गेस की क्या होने वाला है? $60 सेंटीमीटर से मैग्नीट्यूड में ज्यादा होगा या कम होगा? इमेज क्या होगा, सी और ए के बीच में बनेगा या ए इंफिनिटी के बीच में बनेगा, ए एन माइनस इंफिनिटी? सी और ए के बीच में। सोच के बताना। गलत जवाब था ये। इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अभी तो केस लिया था, ये म्यू कम हो गया ना, μ2 कम हो गया, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये या तो इधर वर्चुअल इमेज बनाएगा बियॉन्ड ए, इस तरफ बियॉन्ड ए, या रियल इमेज बनाएगा। अगर बहुत ज्यादा बेंड हुआ तो रियल इमेज बनेगा, तो P और +∞ के बीच बनेगा। क्या मैं करेक्ट हूं? इसको मैं बोर्ड से समझा रहा हूं कि जस्ट मैंने कहा कि गेस करने के लिए, वैल्यू तो तुम निकाल ही लोगे। ये ऑब्जेक्ट था, ये C सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एंड मैंने लाइट रेज को ऐसे इंसिडेंट करा दिया ऐसे, और अगर ये सीधे निकल जाता, लेकिन अभी क्या रहा, इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से अवे, तो ये ऐसे जाकर के क्या होगा, ऐसे की जगह थोड़ा ऐसे जाएगा, थोड़ा सा बेंड हुआ, कहीं इधर जाके ये करेगा, ये रेज ऐसे जा रहा है, देखो मेरा हाथ देखो ऐसा है, अब क्या होगा, ये थोड़ा बेंड हुआ तो ये पॉइंट इधर जाएगा, और बेंड होगा और जाएगा, और बहुत ज्यादा ही बेंड हो जाएगा तो फिर रियल इमेज बनेगा, और बेंड ज्यादा होते जाएगा तो इमेज विल शिफ्ट इन दिस डायरेक्शन। तो दैट विल डिपेंड कि डिफरेंस कितना है। तो अभी हमने कहा कि इसके अंदर तो नहीं बनेगा, ये अगर डेंसर होता है तो ऐसे बेंड करता है, डेंसर होता है तो ऐसे बेंड करता है, देन यहाँ पे बनता। क्या मैं समझा पा रहा हूं? यस। फॉर्मूला लिखोगे तो बहुत ही सिंपल सा है, μ2/v माइनस μ1 अपॉन u, याद कर लो इसको। तो μ2 हो जाएगा अगेन 1, v निकालना है, माइनस μ1 इज 1.5 अपॉन u, हाउ मच, -60, -60 1 माइनस 1.5, सेम ही कॉन्सेप्ट है, r इज -40। किसी को आया क्या v2 लिख लेता हूं यहाँ पे, देखो -60 से ज्यादा आया होगा वैल्यू, मतलब -80 आ रहा है। -80 -80 आ रहा, ठीक है ना, मतलब यहां से 80 सेंटीमीटर पीछे दिखेगा।
मैं स्फेयर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन ही नहीं रहा। इस पे लिखने में हैबिट नहीं है इस पर। एक और सवाल ले रहा हूं, जस्ट टू चेक कि सारे बच्चे उसको रेस्पॉन्स करें। देखते हैं कौन कौन इसको रेस्पॉन्स करता है। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड लास्ट सवाल है ये। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन ये सेंटर पे जो है ना वो येलो डॉट है, येलो डॉट, येलो डॉट, ये है ब्लू डॉट और ये है रेड डॉट। फाइंड डिस्टेंस बिटवीन येलो एंड ब्लू डॉट्स seen by observer 1. Also between red and blue dot. अपूर्व पाटिल, तुम्हारा कुछ आया? अपूर्वा, किरण का कुछ आया आंसर? For B, mu2 is 1 upon V1 minus 1.6 upon 3r by 2, लेकिन ये साइन माइनस, दैट इज इक्वल टू mu2 minus 0.6 upon r is minus r. One by V1 is equal to minus 3r upon 1.4. 0.6 by r minus 3.2 by 3r. 3r. So ये 3r ले लो और 3 से कर दो 1.8 minus 3.2. कुछ ज्यादा नहीं है, ये तो सिंपल सा ही है। कितना जाएगा 1.4 by 3r minus. So V1 comes out as 3r upon 1.4. हाँ, तो 30 by कितना हो जाएगा 30 by 14 r. 30 by 14r माइनस साइन के साथ है, माइनस साइन के साथ है, इसका मतलब यहां से 30 by 14r मतलब और 2r से भी बाहर, 2r से भी बाहर होगा, है ना, 2r के भी बाहर होगा। तो b और y के बीच का डिस्टेंस निकालेंगे तो y कितना दिखेगा, वेयर द y विल बी ऑब्जर्व। सबसे पहले बताओ कौन आंसर देगा इसका? r पे, r पे, चूंकि y से जो रेज निकला वो नॉर्मली जाएगा, इसके पास हो जाएगा, देयर विल बी नो डेविएशन, सो y पे ही दिखेगा और b दिख रहा है इसके बियॉन्ड, पीछे।
तो किसी को मन में आएगा सर क्या आर के पीछे दिखेगा क्या? नहीं, आर यहाँ पे नहीं दिखेगा, आर भी कहीं और दिखेगा, ठीक है ना? तो कोई ये मत सोचना कि आर के 2r से भी पीछे हो गया। तो पहला सवाल का आंसर हो जाएगा जो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व किया है, y और b के बीच में हो जाएगा 30r/14 minus r, that is equal to 16r/14. 16r/14. 8r/7 will be the distance between the blue and yellow dot. एक्चुअली में था कितना? r/2 था, 0.5 r था, और दिख कितना रहा है? r से भी ज्यादा, डिस्टेंस बढ़ गया। क्या समझ में आया क्या ये? यस सर। Yes sir. तो सर ये u -3/r कैसे हुआ? हाँ, मानसी पूछ रही है ना? हाँ सर। मानसी देखो, ये डिस्टेंस r दिख रहा है क्या? ये देखो व्हाइट कलर से लिखा, तो ये हाँ सर। पोल से ब्लू डॉट के बीच का डिस्टेंस कितना दिख रहा है तुझे? 3r/2 दिख रहा हाँ है। वो r, हाँ हाँ हाँ। और माइनस क्यों आया वो समझा क्या? माइनस, क्योंकि इंसिडेंट रे का डायरेक्शन इधर है, इधर है रेज, और हम हाँ। पोल से किधर जा रहे हैं? पीछे जा रहे हैं, इसलिए माइनस। सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इधर। तो ये सेकंड लास्ट सवाल था। यस, सो एक एयर बबल है, वाटर में पैरेलल रेज इंसिडेंट हुए, ये फाइनल इमेज कहाँ बनेगा वो निकालना है। रे डायग्राम में मैंने थोड़ा सा दिखाया कि फर्स्ट रिफ्रैक्शंस के बाद कहाँ इमेज बनने वाला है। यू कैन गेस दैट, गेस नहीं मतलब तुम बता सकते हो कहीं इधर होगा। तो मैं लिख रहा हूं फर्स्ट रिफ्रैक्शन काउंट कर रहा हूं। फर्स्ट रिफ्रैक्शंस में u इज -∞, सारे बच्चे देखना, μ2 कोई बताएगा क्या होगा? 4/3। μ2 1 होगा और μ1 होगा 4/3, हाँ हाँ। क्योंकि रेज इनिशियली वाटर में और फाइनली जा रहा है एयर में। फर्स्ट रिफ्रैक्शंस की बात कर रहा हूं, फर्स्ट रिफ्रैक्शन। और r इस केस में पॉजिटिव होगा या निगेटिव? Positive. पॉजिटिव होगा। तो μ2/r 1/v1, μ2/v minus μ1 4/3, लेकिन u इंफिनिटी है Zero. तो 0 हो जाएगा। दैट इज इक्वल टू μ2 1 minus 4/3 डिवाइड बाई r प्लस r। तो ये तो हो गया बच्चों 0, 1/∞। सो 1/v1 कितना हो जाएगा? -1/3r. So v1 will be -3r. That means ये डिस्टेंस जो है वो है 3r। फॉर द सेकेंड रिफ्रैक्शन, बच्चों ये जिसको समझ में आ रहा है उसका रे ऑप्टिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, अगर क्लियरली समझ में आ रहा है। ये नहीं आ रहा तो पूछ लो भाई, मैं तब भी स्लो चलने की कोशिश कर रहा हूं। सेकेंड रिफ्रैक्शंस के लिए मैं लिख रहा हूं μ2, तुम लोग मन में 4/3। 4/3, μ1 1, रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव। नेगेटिव, -r. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज u -5r. -5r। बहुत बढ़िया, बस निकाल लो।
फॉर्मूला लगाओ निकल जाएगा।